So, hello and welcome to the new episode of Pramanik Talks. Today we have with us Aniket Shankar coming from a defense background. Initially pursued a career in defense examinations, however, he later transitioned into the field of sports science. His journey took him from Bihar to Mumbai, where he accumulated a lot of life experiences. During our time as roommates in Mumbai, Aniket and I shared many memorable experiences and had a lot of fun. So, welcome to the show, Aniket. Thanks, Pranay. Thanks for the warm welcome. थैंक यू सो मच। सो बताओ बिहार के बारे में। बिहार से आते हो, कहाँ से आए बिहार से? राइट, बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ से हो भाई, तो विषय कि बिहार से है। तो अगर स्पेसिफिकली बिहार के बारे में अगर बात करना हो कि कैसे यहाँ पे आना हुआ और कितना टफ था या कितना इजी था आना, सो एवरीबॉडी नोस कि बिहार इज अ स्टेट जो कि पूरे इंडिया में अगर आप देखो तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट दिस, दे आर नॉट दैट, पीपल हैव दैट, मतलब एक तरह का वो माइंडसेट हो गया लोगों के बीच में। बट नाउ इट्स चेंजिंग, ये पहले से चला आ रहा है, नाउ थोड़ा थोड़ा चीजें बदल रही हैं। बट फिर भी अभी कैसा है कि अगर आप बिहार से आते हो तो एक बैक ऑफ द माइंड में लोग वो सोचते हैं कि यार बिहार से है, तो ऐसा होगा या ये करता होगा एंड इसको बात करने की तमीज नहीं होगी, ये है वो है, तो गमछा एंड ऑल, दे कंसीडर ऑल ऑफ दिस थिंग्स एज चीप, बाहर की तरह में, खास करके जब आप बिहार से ट्रांजिट करके मुंबई जा रहे हो, यू नो एंड बिहार में भी आई यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिस देयर इज अ टाउन कॉल्ड आरा, व्हिच इज नियर टू आपका पटना, जो हमारा कैपिटल है, उससे बस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो अब उस छोटे टाउन से सीधा मुंबई, सो इट वाज अ बिग ट्रांजिशन। बट अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बात करूं, सो बिहार तक इट वाज ओके, चीजें ठीक चल रही थी, क्योंकि मेरे फादर, ही इज इन, लाइक एज यू मेंशन्ड दैट आई बिलोंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली, तो मेरे घर में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर इन डिफेंस इटसेल्फ, जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, लोग इसमें सर्व कर रहे हैं। तो मेरे फादर भी बीएसएफ में थे, तो ही यूज्ड टू बी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो रहते थे, पोस्टिंग्स यहाँ वहाँ होती थी। सो इनिशियल डेज में हम लोग अपने होम टाउन में ही रहते थे, बिकॉज गांव वहाँ है, मतलब अपने लोग हैं, सो एंड बेसिक स्टडीज एंड ऑल के लिए इट वाज गुड। तो हम लोग वहीं रहते थे एंड वहां से फिर आई हैड टू शिफ्ट टू कोलकाता। वो क्यों शिफ्ट करना पड़ा? बिकॉज अब जो एक्चुअल बिहार में, आई बिलीव दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिहार में ही रह जाते हैं, एक होते हैं जो बिहार से निकल जाए तो फिर वो बाहर ही निकल जाते हैं, दे नेवर लुक बैक। ऐसा है। व्हाई दे नेवर लुक बैक इज बिकॉज वहां पे रिसोर्सेज की कमी है। इफ यू सी एनीबडी हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र, कोई अगर बंदा हो जो मुंबई में पैदा हुआ है, राइट, सो उसको मुंबई से बाहर जाने की जरूरत नहीं है उसके बेसिक लाइफस्टाइल को लाइक अगर पूरा करना हो, तो ही कैन स्टडी इन मुंबई, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, नर्सरी से लेके 10th तक, 10th से लेके 12th तक, 12th से लेके ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब भी कर सकता है मुंबई में, बिकॉज उतने रिसोर्सेज हैं, राइट। तो राइट। इसलिए इसलिए क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती है ऐसे लोगों के लिए जो मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली ऐसे जगह से आ रहे हैं, राइट। तो अभी होता क्या है कि बिहार, अब बिहार में कैसा है कि यू कैन हैव दैट बेसिक स्टडीज, राइट, बेसिक स्टडीज कर लिया, ना 8th 10th कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 12th कर लिया, 12th के हम्म। बाद में मैक्सिमम इफ यू वांट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या है? अगर राइट। कोई बंदा ग्रेजुएशन कर ले, जैसे बीटेक, बीटेक एक ऐसी डिग्री, इंजीनियरिंग ऐसी डिग्री है जो ऑलमोस्ट सारे लोग करते हैं, राइट। अगर कोई एक हम्म। बंदा बिहार से बीटेक करना चाहे, कहाँ से करेगा? नेम एनी वन ऑफ द कॉलेज जो बिहार से बिलोंग करता हो बीटेक के लिए। अभी बन रहा है, नो डाउट, बट पहले के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो एटलीस्ट हमारे बैच तक, हम जब तक पढ़े थे, मैंने तो कोई कॉलेज नहीं देखा जो मुझे बीटेक करा दे बिहार से, राइट। नॉट इवन इन पटना, पटना हैज ग्रोन अ लॉट, राइट, मतलब कंपेरेटिवली। बट अभी भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो कंपनीज हो गई एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कॉलेजेस हो गए, ये सारी चीजें नहीं। तो ये सारी चीजें डिफिकल्ट बना देती हैं एंड आई बिलीव कि ये ऐसा ऐसा लाइक माहौल पैदा हो जाता है जहाँ पे यू हैव टू गो आउट, देयर इज नो अदर वे। तो अब किसी को बीटेक करना हो तो उसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, राइट, राइट। एट एनी कॉस्ट।
तो अब यही डिफरेंस आ जाता है। तो सेम हैपेंड विथ मी, बट मेरे साथ क्या हुआ कि आई मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। आई विल बी वेरी फ्रैंक, माय फादर हम्म। वाज अर्निंग एंड मेरे बड़े भाई हैं, सो ही इज आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो वो भी बाहर निकल चुके थे, ही वाज आल्सो अर्निंग। बट अब बिहार के अंदर जाएं अगर, कि मुझे क्यों हटना पड़ा वहां से, बिकॉज कैसा है कि अब मेरे कुछ दोस्त बन गए। बिहार का कल्चर इज, अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने बात करी, जो निकल गए वो निकल गए। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ करना है। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग होते हैं जो वहीं रह जाते हैं, उनकी थिंकिंग उसी सर्कल में रहती है, जिस सर्कल में वो पैदा हुए, वो बड़े हुए, उनको वहीं रहना है, उनसे बाहर उनको नहीं जाना है। एक सबसे बड़ा, एज अ, अगर किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट है, बीइंग अ पर्सन हु हैज बोर्न इन बिहार। उनका अगर ऐसा थिंकिंग है कि मुझे यहीं के यहीं रह जाना है, अगर आप बाहर जाओगे नहीं तो चीजें बदलेंगे कैसे? बाहर जाओ, बाहर से सीखो। हम इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर से सीख के वापस इंडिया आते हैं, इसी पर्सपेक्टिव से आते हैं, ताकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ नया ला सके अपने भी कंट्री में जो बाहर चल रहा है। द सेम वे अगर ये चीज बिहार में होने लगे, तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर, राइट? जैसे अब किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड गवर्नमेंट तो बिहार की पॉलिटिक्स इज, बिहार की पॉलिटिक्स इट्स द वर्ल्ड फेमस, आई कैन से। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक बिहार का अभी जहां है, वहां होने का कारण है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इट्स द वर्स्ट। इतनी गंदी पॉलिटिक्स है वहां पे, जो कि लोगों को भी समझ में नहीं आती कि हाउ पॉलिटिशियंस यूज देम। ऐसा है, उसके उन हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हमारे लोगों को यूज करते हैं, और लोग ब्लाइंड हो गए, क्योंकि वो वो तो बोलते हैं ना, वो ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, वो वाली चीज। तो अभी जो ग्रुप ऑफ पीपल जो वहां पे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है? जैसे मैं भी था, मैं भी बता रहा हूँ, 8th तक मैं भी था। सो 8th क्लास तक मेरी क्या थिंकिंग थी कि मेरे दोस्त बन गए, ठीक है, वी हैव अ ग्रुप, हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे कि हमसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, हम ही हैं जो हैं, ऐसा है। सो किसी को भी कुछ हो गया तो बोल देंगे, कर देंगे, ऐसा था। ये अभी हम 8th क्लास में है, वी हैव, मतलब एक बेसिक ग्रोथ भी हमारी नहीं हुई, और Almost थिंकिंग सोचो, राइट? in तो 14 years. 14-15 ईयर्स, राइट? अभी देखो 14-15 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम उस टाइम पे वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। स्कूल जाना है, बाइक से जाना है, बाइक से 14 साल। जाएंगे। हाँ, 14 साल की उम्र में, कि हमें वो लगता था कि मतलब इसमें ऐसा स्वैग जैसा है कि ये Passion. हम बाइक से, टशन है, हम बाइक से जा रहे हैं, राइट? ये वाली थिंकिंग है। फिर एक हमारा वही फ्रेंड सर्कल है, उसी फ्रेंड सर्कल के बीच में सारी चीजें घूम रही हैं। कुछ उससे ज्यादा हम प्रोडक्टिव ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, प्रोबेबली 10th में कितने मार्क्स लाने हैं, कैसे करना है, नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि अगले दिन कौन से बाइक से जाना है, अगले दिन किस दोस्त के साथ जाना है, कैसे जाना है, क्या ड्रेसअप करके जाना है, क्या चीज है, ये सारी है। और वो स्वैग वाली चीजें, मतलब वो जब बाहर निकलते तो पता चलता है यार हम क्या कर रहे थे, और वहां क्या? पे वही चीजें बड़ी हैं। हम्म। फिलहाल अभी मैं इन प्रेजेंट की भी बात करूं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 साल 7 साल पुरानी बात, 8 साल, राइट? बट अगर अभी मैं इन प्रेजेंट की भी बात करूं, सेम चीज, सेम ट्रेंड इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर वहां का जो बच्चा है, वो उसके हाथ में एक बाइक दे दो, उसको लगेगा कि आई एम द वन, मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि यहाँ से बाहर निकलेगा तो चीजें और कितनी ज्यादा बड़ी हैं, राइट? तो सबसे बड़ा मिस कॉन्सेप्शन यही है कि लोग वो सर्कल नहीं छोड़ना चाहते, उनको उसी सर्कल में रहना है, और वहीं पे वो समझते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम यहीं पे। जब अगर एकदम हार्श रियलिटी में बात करूं, तो हमारे एक टाउन के बाहुबली बाहर मुंबई जैसे शहरों में आके बर्तन धोते, बट अरे हमारे भाई, यहाँ वो बाहुबली है। ये तो बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है। ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। यहाँ पे वो बाहुबली होंगे, बाहर आके जाके देख लो, वो बर्तन धो रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? वो भी वो कर रहे हैं क्योंकि उनको करना पड़ रहा है, अब उनकी मजबूरी हो गई, नहीं तो वो करना नहीं चाहते कभी भी लाइफ में, बट वो कर रहे हैं, ऐसा है। तो क्या फायदा ऐसे बाहुबली बनने से? अच्छा है थोड़ा दिमाग को ओपन करो, और चीजें कैसे बेटर हो सकती है, अगर इस बारे में लोग थोड़ा सोचना शुरू कर दे, स्टेट कैसे बेटर हो सकता है, ऑब्वियसली चीजें। आप देख लो, आप केरला के कंपेरेटिवली, केरला में एग्जाम्स होते हैं, बिहार में भी एग्जाम्स होते हैं, राइट? पर न्यूज में ये क्यों आता है कि स्कूल में ऐसे चीटिंग हुई, उस स्कूल में वैसी चीटिंग हुई? या टॉपर्स जो निकलते हैं, कभी कभी ऐसे टॉपर्स निकल जाते हैं कि लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं टॉपर, आता। हाँ। राइट? तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों की वजह से ही बिहार जो है वो अभी भी वो, मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ हो नहीं रहा है, बिकॉज एक सेट ऑफ पीपल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जो बिहार में हैंडल करती है,
क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक दूसरे के लिए ही है कि अब हम बैठ जाएं, आप उनको हटा के हम बैठ जाए, उनको हटा के हम बैठ जाए। इसके लिए अभी इन टर्म्स ऑफ अगर क्रुएलिटी के बारे में बात करें कि बिहार मतलब क्राइम रेट, राइट, तो ये क्राइम रेट क्यों बढ़ता है? सिर्फ सारी चीजें पॉलिटिक्स के लिए ही चलती हैं। और दूसरा, ओके, बिहार के लोग हैं ना, क्योंकि इफ you'll see ancestors, ऐसा अब इतनी क्रुएलिटी वाली बात हो गई, ये सारी बात होगी, बट इफ you'll see बिहार फ्रॉम अदर साइड, बिहार हैज प्रोड्यूस्ड द बेस्ट हु हैज बीन इन इंडिया, लाइक आर्यभट्ट से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, एंड आज के टाइम पे बात करूं तो मैं राजेंद्र प्रसाद से लेके खान सर तक, राइट सारे राइट लोग खान बिहार सर। से हैं। सारे बराबर। लोग बिहार से है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बाहर मतलब फॉरेन से लेके इंडिया के टॉप पोस्ट पे बिहारी बैठे, नो डाउट, नो डाउट। बट ऐसा है कि अब दूसरा पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग तो हैं ही, ऑब्वियसली दिस इज अ प्राइड, बट उसके साथ अगर मतलब इतना डिफरेंस क्यों है फिर कोई भी दूसरे स्टेट में और बिहार में, क्यों लोग आखिर कंसिडर करते हैं जब इतने ज्यादा लोग डेवलप निकल रहे हैं यहाँ से? कुछ तो बात है, कुछ तो कमी है, राइट। सो मेन वो कमी, एक तो जैसे मैंने बोल दिया पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, वो सारी चीजें हैं, एंड दूसरी चीज है थोड़ा सा मेंटालिटी जो लोग हैं, वो भी डिपेंड करता है, राइट, कि मतलब अब लोग थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके सोचे, वो सर्कल से बेसिकली निकलने के सोचेंगे, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर। एंड पर्सपेक्टिवली पर्सनली मेरे जर्नी में यही था, मैं भी वही एक बिहार का नॉर्मल बच्चा जो छोटे टाउन से आता है, ये सारी चीजें करना मतलब अच्छा लगता है, और टशन वाली बात है सारी। बट एनी हाउ मेरे पेरेंट्स और मेरे जो बड़े भैया हैं, सो उनका ही ही इज गाइडेंस लाइक, था। हाँ, ही इज लाइक द बेस्ट पर्सन। तो उनके गाइडेंस के बिना मतलब अगर मैं शायद और एक दो साल वहां रहता, तो आई मतलब मुझे खुद भी सोचा है कि अगर मैं एक दो साल और शायद बिता लेता तो फिर मेरे लिए भी निकलना टफ हो जाता, तो राइट। कौन से मैं भी साल से नहीं निकलना निकला चाहता। बिहार से? मैं 2014 क्या 14 एज में थी मैंने तब? 14 ईयर्स, 14 मतलब साल एट के का बाद था, से तेरह निकला, चौदह, राइट? हाँ 14-15 साल का था, एट्थ के बाद से, एट्थ आई कंप्लीटेड। एंड ऐसा नहीं है कि आई वाज गुड इन स्टडीज, सब चीजें सही थी, बट वो है ना बैक ऑफ द चीजें, और वो कंप्लेन्स आना, मम्मी को कंप्लेन्स आना कि ऐसे कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये दोस्त बना लिए, वो दोस्त बना लिए, तो वो सारी चीजें थोड़ी बॉदर करती है ना, ऑब्वियसली। एंड हम्म। फिर मेरे भैया की जॉब उसी ईयर में लगी थी, अच्छा। 2013 में। सो आफ्टर ट्रेनिंग उनकी पोस्टिंग होगी कोलकाता। सो कोलकाता जब पोस्टिंग हुई, देन मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चलो अभी टाइम आ गया है। मैंने मम्मी पापा पहले सोचते थे कि 10th के बाद कुछ सोचेंगे बाहर निकलने का, बट चीजें थोड़ी ज्यादा ही वर्स होने खराब लगी हो थी रही इन थी। टर्म्स ऑफ इन घूमने, राइट। तो फिर मैंने मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि अभी हम कोलकाता ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भैया भी वहीं रहते, राइट राइट। राइट राइट। और मेरे पापा ने भी ट्रांसफर ले लिया फिर कोलकाता में ही। तो फिर हम वहां से 9th से आई वेंट टू कोलकाता। एंड जब कोलकाता गया, तो फिर समझ में आई चीजें कि दुनिया एक्चुअली में है क्या, बहुत राइट। डिफरेंस उस है। सर्कल से बाहर, यस, सर्कल से बाहर निकलोगे तो चीजें क्या हैं, क्या नहीं है, राइट। एंड बिहार इज नेवर नेवर बैड, इट्स द बेस्ट स्टेट आई कैन से, इन टर्म्स ऑफ आप ग्रीनरी देख लो, कल्टीवेशन देख लो, वहां पे जितनी भी खेतियां होती हैं, बेस्ट, राइट। बट एक ही चीज है जो लैक करती है, वो आई आई थिंक कि ये पार्ट जो नो वो सर्कल वाली चीज है लोगों के टर्म्स में, कि अगर इफ दे स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दैट सर्कल, चीजें बेटर हो जाएंगी। और दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अब आई डोंट नो कब ये सही होगा एंड कब ये खत्म होगा, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है बिहार में। जितने भी राइट्स हुए हैं बिहार में, लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ते, बिहार में लोग अपने में ही लड़ते, जातिवाद बहुत ज्यादा है। छोटी जात हम्म। बड़े जात, छोटे जात बड़े जात, ये छोटे जात बड़े जात को डिस्क्रिमिनेट किसने करा है? पॉलिटिशियंस ने करा पॉलिटिशियंस है, है, नो राइट। डाउट पॉलिटिशियंस ने करा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। एंड बाकी अभी बिहार काफी चेंज हो रहा है, काफी चीजें आई हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। एंड आई होप धीरे धीरे कमिंग इन फ्यूचर और भी डेवलपमेंट हो, और एक टाइम आए जब बिहार का भी नाम हो कि बिहार इज इन द लिटरेसी रेट में भी हाई है, क्राइम रेट में लो सब है, कुछ एंड प्रोग्रेस ऐसी होगा ऐसी और चीजें। अच्छा होगा। यस, प्रोग्रेस हो और अच्छा हो, तो डेफिनेटली अपना स्टेट है, एवरीबॉडी वांट्स दैट ओनली। तो ये तो इट्स हो बीन गई अ एक। गुड जर्नी, ये तो हो राइट। गई जो नेगेटिव्स है बिहार के बारे में और जो आपने एक्सपीरियंस किया, हाँ, राइट। अब आते हैं करेक्ट, अच्छे पार्ट पे, और जो जिसके लिए बिहार सबसे ज्यादा यस, फेमस है। तो फेमस है, छठ पूजा है, वो सबसे ज्यादा फेमस अगर है तो वो बिहार की वजह से, राइट। राइट, तो छठ राइट, पूजा के राइट, बारे राइट। में बताओ थोड़ा, क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है उसका, किस लिए मनाते हैं और कितने दिन का रहता है छठ पूजा? ओके, तो छठ पूजा बेसिकली इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल, राइट। मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट अब तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हो गया है छठ पूजा, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग, जो यहाँ है, यहाँ से बाहर है, यहाँ विद इन द इंडिया ऑल्सो।
तो छठ पूजा बेसिकली होता क्या है कि दीपावली के बाद दीपावली हम्म। के बाद ये आता है, राइट? जैसे अभी दीपावली आने वाली है, सो दीपावली के एक वीक के बाद छठ पूजा कम्स। सो हमारे यहाँ बोलते हैं कि दीपावली इज लाइक एडमिट कार्ड, जो कि छठ पूजा के लिए, अगर छठ अच्छा। पूजा एक एग्जाम है तो दीपावली एडमिट कार्ड है। दीपावली ओके। आते ही लोग समझ जाते हैं, अब प्रिपरेशन चालू कर देते हैं फुल ऑन की, अब छठ पूजा में सारी चीजें। और कोई भी बिहारी हो, ये बात बहुत एक मतलब आपने रील्स में भी देखी हो, बहुत जगह चीजें देखी होंगी कि छठ पूजा आते ही लाइक हर बिहारी के लोग एक इमोशन है, राइट? वो इमोशन है, हम्म। जब आप ग्रो करते हो तब समझ में आती है फेस्टिवल्स की वैल्यू, कि आपके फेस्टिवल की क्या वैल्यू है। जब आप क्या यू इंपॉर्टेंस आर अ है किड, उसका। यू आर अ किड, यू डोंट नो, आप इंजॉय करते हो, बट जब आप ग्रो करते हो, जब आप बाहर रहते हो, देखते हो लोगों को सेलिब्रेट करते हो, तो फिर होता है यार कि हाँ, हमारा फेस्टिवल है और हम मना नहीं पा रहे। बट छठ पूजा ऐसा है कि इट्स लाइक एन इमोशन। और छठ पूजा बेसिकली होता क्या है कि उसमें हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? सो एवरीबडी वर्शिप, सब लोग पूजा करते हैं उगते हुए सूरज की, राइट? बट तो जैसे मोदी जी ने बोला कि कि बिहारी एक ऐसा समाज है जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है, राइट? इट्स अ ट्रूथ। सो हम बेसिकली छठ पूजा में एक हमारा 2 अर्घ होता है जो हम सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं। तो पहला होता है एक डूबते हुए सूरज को, और दूसरा होता है द फर्स्ट राइज ऑफ द सन। सो ये 2 दिन होते हैं, और ये 2 दिन में वो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करे जाते हैं। जो मैं मतलब अब पर्टिकुलरली मुझे तो अभी ऑब्वियसली सारी चीज़ों के नाम नहीं पता है, बट वो मनाते कैसे हैं वो सारी चीज़ें, और उसका वाइब बेसिकली पॉजिटिविटी जब आप वहाँ अराउंड होते हो, फेस्टिवल ऑरा का। होता है, फेस्टिवल का ऑरा होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि उस उस फेस्टिवल के लिए लोगों का जो एंथुसियाज्म होता है, लाइक जो भी बिहार का बंदा होगा वो पूरे साल घर ना जाए, बट वो जरूर चाहेगा कि वो छठ पूजा में घर जाए। नॉट इवन दिवाली, दिवाली में भी ना जाए, बट छठ पूजा में जाए, छठ पूजा में जाए। क्योंकि वो छठ पूजा ऐसा है कि वो जो गाने हैं हमारे यहाँ के, जो शारदा सिन्हा हमारी एक सिंगर है, उनके पुराने गाने हो गए, वो वाइब हो गई। और हमारे में एक आप बोल सकते हो टोकरी दौरा जिसको बोलते हैं, उसको सर पे लेके जाना वो घाट तक, वहाँ पे फिर पूजा करना, एंड वहाँ पे जो मेले वगैरह लगे रहते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं। सो दिवाली में अगर कोई बच्चा पटाखा खरीदता है हमारे यहाँ, तो वो दिवाली में आधे से कम छोड़ेगा पटाखे, आधे से ज़्यादा बचा के रखेगा, क्योंकि छठ पूजा में छोड़, इतना अच्छा। क्रेज़ होता है। तो ये होता है छठ पूजा, बेसिकली वो इमोशन ही है जिसको आप फ़ील कर सकते हो। और आई थिंक दिन 2 दिन होते हैं, लाइक वो सबसे बेस्ट फीलिंग है, बेस्ट आपका एक्सपीरियंस होगा। और जितने उसमें रिचुअल्स होते हैं, जो जो प्रोसेस के थ्रू हमें जाना होता है, राइट? एक पहले एटलीस्ट छठ पूजा हम फेमस 2 दिनों के लिए ही है, बट वो प्रोसेस चालू हो जाता है ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले से। तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर गेहूँ लाते हैं, गेहूँ को सुखाते हैं, उसको पीसते हैं, उसके आटे से कुछ चीज़ें बनती हैं। ऐसे नहीं कि दुकान से आटा ले आए, ऐसा करके नहीं। और सब अगर बना। गेहूँ हाँ, अगर आपने गेहूँ छत पे बिछा रखा है सूखने के लिए, अगर कोई किसी भी तरह का जानवर, पंक्षी या कोई भी उसको मतलब जूठा कर जाए या कुछ कर जाए, फिर से धोएँगे, फिर से सुखाएँगे, इतनी प्योरिटी होनी चाहिए उसमें। 1% भी प्योरिटी में, तो इतना प्योर फेस्टिवल है। और वो जो खीर बनता है चावल का, एंड जो प्रसाद बनता है, और एक और चीज़ निकल के आती है वहाँ से, जो है ठेकुआ, हाँ, राइट? जो तूने मुझे ठेकुआ, खिलाया था, राइट। राइट। हाँ। सो बहुत अच्छा। वो हाँ, वो वहीं से फेमस हुआ है, वो हमारे प्रसाद में वहाँ बनता है, और हेल्दी है एंड टेस्टी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यही सारी चीज़ें हैं छठ पूजा के बारे में। और बिहारियों के लिए तो इट्स लाइक कि अब ये तो होना ही चाहिए। ऐसा है कि साल में कहीं जाए या ना जाए, घर जाना है, छठ पूजा मनाना है, ये सबसे होता है ना? वो अंदर से बहुत क्या बोलते हैं उत्सुकता, और वो वेट, पूरे साल का वेट होता है कि एटलीस्ट एक बार घर जाना है तो वो छठ पूजा में ही जाना है, जाना है, ऐसा। राइट। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं ये छठ पूजा की। ये तो मतलब बहुत ज्यादा फेमस है छठ पूजा, वर्ल्ड वाइड और इंडिया में तो बहुत ज्यादा फेमस है, और उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छा है। राइट, और एक थॉट हमने शेयर किया था जब हम मुंबई में थे, अराउंड डाउरी और दहेज जो जिसे कहा जाता है। राइट, और उसका एक पर्सपेक्टिव कुछ जो बताया था तूने, वो समथिंग डिफरेंट था। और कहीं ना कहीं, हालांकि डाउरी का जो लिटरल मीनिंग है और जो प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस है, वो राइट। है क्या, उसके बारे में थोड़ा बता। ओके, सो दावरी इज़ एनी हाउ लेट नॉट अ गुड थिंग। एवरीवन जो भी ये सुन रहा है या देख रहा है, कि हम लोग डाउरी के सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट क्योंकि में जो नहीं भी है, थॉट और आने वाला है
वो राइट, केसेस एक्सट्रीम्स जाती है उसमें ये गलत चीजें होती है, बट करेक्ट, फिर है क्या प्रोसीडिंग्स और क्या फैक्ट्स है जो लोग यस, इसको गलत चीजों के लिए यूज करते हैं, उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। सो अनिकेत, गो ऑन। राइट। सो दावरी बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ। सी एनी हाउ दावरी इज नॉट अ गुड थिंग, नेवर एवर, कभी भी वो अच्छा नहीं है ना दावरी लेना। आप भले ही कोई भी बहाना दे के ले रहे हो, दावरी इज नॉट अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हाँ, दावरी के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स है ना जो गलत हैं, मैं बोलूंगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, लेट्स सपोज कि मैं एक लड़का हूँ, राइट, और मेरी शादी एक दूसरे घर में हो रही है, तो लड़की वालों के घर से मैंने बोला कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए दहेज, तभी मैं शादी करूंगा, राइट। क्यों 20 लाख रुपए चाहिए? क्योंकि मैं अर्निंग हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो भाई लड़का पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, तो भाई इतना दहेज लेगा तभी शादी होगी, राइट। सो ये पहली चीज है, ये पर्सपेक्टिव है। तो अब लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने 20 लाख लिए लड़की वाले के घर से, राइट, सो उससे मैंने 20 लाख ले लिए, और शादी हो रही है वो अलग, वो लड़की वाले खर्चा करेंगे अपने साइड का वो अलग, तो वो 20 लाख रख लिए पॉकेट में, राइट, इसको दहेज ले लिया 20 लाख। ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। बेसिकली दावरी में होता क्या है कि अगर वो 20 लाख मेरे पास आए, राइट, हमारे बिहार में क्या होता है कि 20 लाख रुपए में से 60% ऑफ द अमाउंट क्या होता है कि जो लड़के वाले अगर लड़की वालों से 20 लाख रुपए लिए हैं, तो 60% ऑफ द अमाउंट को ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, गोल्ड, जो सिल्वर लड़की के लिए एंड बनाता है। जो लड़की के लिए बनाते हैं, राइट। सो उसकी लड़की के लिए ज्वेलरी बनती है, एंड देन एक हमारा रस्म होता है, उस रस्म में सारी ज्वेलरीज जो है वो लड़की को दे दी जाती है, राइट। सो अगर 20 lakhs है, सो 20 lakhs में से 60% इज ऑलमोस्ट लाइक 12 to 13 14 lakhs की जो भी है, वो हम वो नो इन ज्वेलरी के फॉर्म में लड़की को वापस चली गई, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज है बाकी की और भी चीजें, जैसे ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए, बहुत सारी क्लोथिंग गिफ्ट हो गए, साड़ियां हो गई, सूट्स हो गए, जो भी चीजें, राइट। सो इन सारी चीजों में भी बाकी मनी को स्पेंड किया जाता है एंड लड़की को दे दिया जाता है, करेक्ट। हाँ, ऑब्वियसली सम पार्ट ऑफ द अमाउंट इज लेफ्ट, जो क्या होता है कि बेसिकली लड़के वाले अपने खर्चे के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि 13-14 लाख आपने ज्वेलरी में खर्च करा, 2-2.5 लाख आपने बाकी सारे चीजों में खर्च कर दिए, फिर भी आपके पास 4 लाख का अमाउंट बचा, राइट, 3 लाख का अमाउंट बचा। सो यू आर नॉट अ पर्सन टू टेक 3 lakhs फ्रॉम दैट गर्ल, राइट। क्या ये सही चीज नहीं है, करेक्ट। सो सही है। इसका या तो ये यही एक पार्ट है जो आई बिलीव की गलत है, कि वो 3-4 लाख बच गया तो भाई वो अपने खर्चे के लिए यूज कर लिया, अपना सब कुछ कर लिया, राइट। ये क्यों होना चाहिए? दिस इज नॉट अ गुड थिंग, करेक्ट। एंड दूसरी चीज ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है बेसिकली, कि भाई देखो, जो भी ज्वेलरी जो अभी तो वी आर वेरी यंग फॉर दिस, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं बता सकता हूँ। मैंने भी शादी वगैरह देखा है, राइट। एंड मेरे भैया की शादी अभी रिसेंटली हुई थी, तो उसमें मैंने काफी कुछ चीजें हैंडल की थी खुद से, तो काफी इन सब चीजों से मुझे आइडिया लगा, एक्सपीरियंस हुआ कि बेसिकली कैसे चीजें सही से वर्क करेंगे, कि इफ लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, राइट। सो बेटर कि आप 20 लाख दो, 30 लाख दो, उससे अच्छा है कि वट एवर द ज्वेलरी यू वॉन्ट, ठीक है। अगर मैं वही पैसे लेके उसी की ज्वेलरी बना के दे रहा हूँ, तो फिर इतना घुमाना क्यों है, लूप क्यों बनाना है, राइट। जो भी आपको ज्वेलरी चाहिए वो ज्वेलरी आप खुद लेके आओ ना, यू टेक, हम्म। लड़की की बात है, राइट, यू टेक, आप अपने पेरेंट्स के पास से लेके आओ, करेक्ट। हमें कोई लेना देना है कि वो 10 लाख का है, 15 लाख का है, 5 लाख का है, नो मैटर्स, राइट। एंड जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं, ऑब्वियसली कुछ गिफ्ट्स हैं जो हमारे तरफ से जाने चाहिए, तो वो हम देंगे, राइट। क्योंकि आप शादी करने जा रहे हो तो इतना बेसिक तो कर ही सकते हो, खुद का खर्चा उठाना चाहिए। ये जो गिफ्ट्स वगैरह है ये ऑब्वियसली आप सामने वाले को दोगे, राइट, करेक्ट। एंड यू टेक केयर ऑफ योर ओन एक्सपेंसेस, लड़की वाले देखेंगे अपना एक्सपेंसेस, सिंपल, क्लियर। और ये जो भी ज्वेलरी का हेर फेर होता है, ये भाई उन पे छोड़ दो ना, वो खुद लेके आएंगे ना। नो पॉइंट कि आप 20, ये पता है 20 लाख क्यों लेते हैं लोग? समाज में दिखाने के लिए। मैंने बोला ना, बिहार में जो पॉलिटिक्स, जो समाज, जो लोग है ना, उनको दिखाने के लिए होती है चीज, कि भाई उनको होगा कि उन्होंने 20 लाख रुपए लिए हैं, भाई उन्होंने 30 लाख लिए हैं, उन्होंने 15 लाख लिए हैं, राइट। तो ये समाज में दिखाने के लिए होता है, और समाज भी वैसा है, समाज में होता है, कंपटीशन चलता है कि भाई उसकी शादी, वो इतने 50,000 का जॉब करता है, उसकी शादी में 15 लाख रुपए उसने लिए दहेज, मेरा बेटा 60,000 कमाता है, मैं 20 लाख लूंगा, ये चलता है, कंपटीशन राइट। चलता है। कंपटीशन चलता है, तो समाज ही ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ ना, समाज ही ऐसा है। और ये चीजें ऑब्वियसली पुराने टाइम से चली आ रही हैं, तो इतनी जल्दी नहीं बदलेंगी। बट अब जब धीरे धीरे, अब हम, हमारे जो जनरेशन है या हमारे से जो पास्ट वाले जनरेशन है, अगर वो सारी चीजों पे अब नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कभी चेंज राइट। नहीं हो पाएगा, राइट, ये तो चलता ही रहेगा।
तो अब जितना हो सकता है एनीबॉडी हैज टू टेक द इनिशिएटिव, वही वाली बात है। तो अब ट्राई कर रहे हैं कि मतलब ये चीजें कम भी हो रही है, नो डाउट कम हो रही है, बट अभी भी है। अगर आप प्रॉपर गांव एरिया में चले जाओ बिहार के, तो ये चीजें फुल टॉप नॉच पे चल रही हैं। और आई थिंक ये चीज होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एक दावरी, कोई भी लड़की कंप्लेन करती है कि लड़का मतलब लड़की की फैमिली दावरी ले रही है, राइट, करेक्ट। बट कोई भी लड़की कभी भी ऐसे लड़के से शादी करेगी जो जॉब नहीं करता हो। if the girl is self independent if the girl is self independent and the boy is not earning anything, so is कोई भी लड़की राजी होगी कि चलो ठीक है मैं लड़के से शादी कर लूंगी क्योंकि मैं कमाती हूँ, राइट? नहीं, क्योंकि समाज में ये थॉट ही नहीं है। समाज में है कि भाई लड़का है तो कमाना पड़ेगा ही, सिंपल। दावरी आप भूल जाओ एक सेकंड के लिए। क्या वो लड़की जो कंप्लेन कर रही है दावरी के रिलेटेड, वो है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, अगर कोई लड़का नहीं कमाता है मैं शादी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। नो गर्ल विल एवर मैरी अ बॉय हु जो उससे कम कमाता है, दैट्स अ रियल ट्रूथ। कोई भी लड़की अगर कमाती है ना, वो अपने से हमेशा एक स्टेप ऊपर ही देखेगी, ऊपर वाले के देखेगी। बट कोई भी लड़के को देख लो भाई, वो लड़की जॉब करती है नहीं करती है, वो कर लेगा शादी, उसको कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो ये सारी चीजें। और अभी कैसा है कि अभी सब लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों बोथ द इंडिविजुअल्स जो हैं वो जॉब कर रहे हो तो इवन बेटर, राइट? आप अपना कमा रहे हो, मैं अपना कमा रहा हूँ, चीजें बेटर चलेंगी। कल को अगर कोई अप एंड डाउन आए फाइनेंशियल टर्म्स में तो इजी रहेगा, राइट? चीजें इजीली हैंडल हो पाएंगी जब दोनों अर्निंग होंगे तो। बट हाँ, ये एक ट्रूथ है, ये एक रियलिटी है कि अ गर्ल विल नेवर मैरी अ बॉय जो कि नहीं कमाता है, बट अ बॉय विल ऑलवेज मैरी अ गर्ल जो कि नहीं कमा। सो ये तो हो गई बिहार और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। तो बिहार से बाहर निकला 8th क्लास में, 8th या 9th क्लास में, राइट? और वहां से फिर कौन से क्लास तक था कोलकाता में? 9th से लेके 12th तक हायर एजुकेशन जो बोलते हैं स्कूल के टर्म्स में, सो वहाँ पे 12th तक आई वाज देयर। और 12th के बाद जो ड्रॉप ईयर था मेरा, वो भी कोलकाता से ही था। आते आते उस पे भी आते हैं। सो 12th में बड़े अमेजिंग किस्से हैं आपके कि 12th में आपने बोर्ड एग्जाम मैथ्स में फेल हो गए थे। ऐसा क्या रीजन तो था कि मैथ्स में फेल हो गए सारे सब्जेक्ट छोड़ के? राइट, तो जबकि तूने बताया कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा था। लाइक बहुत अच्छा इन द टर्म्स मैथ्स में ठीक था। मैथ्स की कंपैरेटिवली बात करें, सो पढ़ने में आई वाज एवरेज एंड अबव एवरेज आप बोल सकते हो कि था स्टूडेंट, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 80 85 वाले मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। बट अब चीजें कहाँ खराब हुई, देख, कोई भी अगर बंदा बिहार से होना, इन जनरल मैंने देखा है कि उनकी मैथ्स ऑलवेज बेटर होती है, मतलब कंपैरेटिवली अलग अदर स्टेट्स या कोई भी है, बिहारी इसकी मैथ बेटर होती है, बिकॉज वो प्रिपेयर ही वैसे करते हैं एंड चीजें वैसे होती है। मतलब बचपन से वो मैथ्स पे थोड़ा सा साइंस की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मेरा भी इन जनरल मैथ्स ठीक था, अच्छा था, नो आई वाज सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी इश्यूज कोई भी डिफिकल्टी ज्यादा नहीं आती थी इस सब्जेक्ट में, समझ में आती थी चीजें। बट सबसे बड़ा शौक लगा 12th में। तो बेसिकली 12th का कैसा था कि मुझे लगता है 12th में मेरे ये फेल हो जाने का रीजन ये है, दो चीजें थी कि मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ दिस सब्जेक्ट मैं खास करके पूरे 12th में मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। और दूसरी चीज है कि मे बी जो 100% देना था ना, वो 100% मैंने दिया नहीं, सिंपल। हाँ, तो उसका कारण ये था कि मेरे बोर्ड्स के जब एग्जाम्स थे, तो एग्जाम के पहले मैंने जेई का पेपर दिया था। जेई के 2 पेपर्स हो गए थे, राइट? तो आईआईटी वाला। आईआईटी वाला, आईआईटी जेई का एग्जाम, जेई मेंस का एग्जाम हमने दिया था। तो मैं बेसिकली बीइंग अ डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली, मैं भी प्रिपेयर कर रहा था अपने एनडीए वगैरह ये सब चीजों की। बट जेई और एनडीए काइंड ऑफ अ सेम लेवल शेयर करते, थोड़ा सा जेई ऊपर है एनडीए नीचे है। तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है ऊपर के लिए प्रिपेयर करते ना, जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एनडीए इजी हो जाएगा, राइट? तो हम प्रिपेयर उसी के लिए कर रहे थे, चीजें ठीक चल रही थी, मतलब पढ़ाई वगैरह होती थी, पढ़ते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। बट जब एग्जाम आया, और एग्जाम में मैं लिख के भी आया था, सब लिख के आया था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एग्जाम्स के जब रिजल्ट आए तो बोर्ड के एग्जाम्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे मैथ्स में आए 11 नंबर 100 में से, ठीक है। तो मैथ्स में 11, और मुझे लग गया कंपार्टमेंट। मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मुझे वो सब्जेक्ट फिर से रिपीट करना था। और दूसरी चीज थी कि उसी के
1.5 months 2 months पहले मैंने जेई का एग्जाम दिया था जनवरी में। उस एग्जाम में मैंने मैथ्स में 90 परसेंटाइल स्कोर किया था जेई के एग्जाम में, और बोर्ड्स के एग्जाम में मुझे आए थे 11 नंबर। तो मेरे लिए तो शॉकिंग था ही था। मेरे आजू बाजू जितने लोग थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, सबके लिए शॉकिंग था। सबके लिए एक बड़ा शौक था कि अनिकेत फेल हो गया, राइट। जेडब्ल्यू और लेकिन 12th फेल हो हाँ, गया। जेडब्ल्यू में मैथ्स में 90 परसेंटाइल आया है, ओवरऑल कुछ 80 और समथिंग आए थे, और मैथ्स में फेल हो गया, ठीक है। तो अब भाई खलबली सी मच गई थी पूरे घर में कि ऐसे कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, मेरे फादर साहब जो है, मेरे जो पापा हैं, तो उनका एक ऑब्वियसली वो मतलब उन्होंने कभी से बताया नहीं, करा नहीं, बट मतलब वो समझ में आ जाता। उनका एक भी ड्रीम था कि ऑब्वियसली ये डिफेंस वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये इसको मैं अक्वायर करके रखूं, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मैं कर लूंगा, या मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें। तो मेरे फादर को ऐसा लगता था कि हाँ यार ये कर लेगा, ये मतलब अगर ये करना चाहता है तो ये करो, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग। और जो भी हमारे घर में डिफेंस में गया है, वो ऐसे एकदम हाई ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं गया। एंड मेरे फादर चाहते थे कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर करो, जाकि जहाँ पे आप हाई ऑफिशियल, जैसे अगर आप आर्मी ज्वाइन करो तो आप लेफ्टिनेंट के पॉइंट से जो ज्वाइन करो, जो आगे जाके ऑफिसर्स के टर्म्स में बढ़ते जाएंगे, राइट। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट एयरफोर्स का था, ठीक है। तो अब तो भाई एयरफोर्स एनडीए छोड़ो, हम 12th में फेल हो गए थे, राइट। तो अब उसका रीजन मुझे पता नहीं चला, मेरे भैया को भी नहीं पता चला, एंड मेरे पापा थोड़े गुस्सा भी हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा यार, मतलब किसी को पेरेंट्स को लगेगा कि अपना बच्चा फेल हो गया 12th में आप वो। 12th में, और मेरे पापा का भी ग्रुप है, मेरे पापा की भी इमेज है और वो सारी चीजें। तो पापा है मेरे, जिनको लगेगा ना कि मतलब अभी बच्चा है, सब लोग बोलते थे कि पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, हाँ, और फेल हो गया। और दूसरी चीज क्या है, फिर से घूम फिर के बात समाज पे आएगी। अब हमारे बिहार में जो लोग बैठे हैं, उनको क्या लगेगा कि कोलकाता जाके पढ़ाई कर रहा था, फिर भी फेल हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें मेरे पापा को सुननी है ना, मुझे तो नहीं सुननी है, मेरे पापा सुनेंगे ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली चीजें होगा। बट नो डाउट मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया उसके बाद। मतलब जब गुस्सा था उनका, बट उन्होंने बोला, मतलब वो जो पॉजिटिव एनर्जी देना कि हाँ कोई बात नहीं, होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम देके हो जाएगा, वहां पे अच्छा कर लोगे, ये वो जो भी था, उन्होंने पूरा पॉजिटिव सपोर्ट दिया मुझे। और मेरा भैया तो था ही, तो भैया इज लाइक अ पिलर। वो पिलर नहीं स्टैंड करता तो मेरे लिए काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाती। तो रहता अब है बड़े भैया हाँ, आपको बताया, तो गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है और गाइडेंस बहुत सपोर्ट बहुत बहुत अच्छा ज्यादा, होता है। बहुत ही ज्यादा मिला है। और वहां पे भी भैया ही सपोर्ट करा है कि चल पेपर्स मंगा के देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं, एटलीस्ट पता तो चले कि गलती हमने करी क्या। तो तरीका। जब मैंने पेपर्स मंगाए, तो पेपर्स में तो सारी चीजें सही थी, मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे, बट जैसे बोर्ड्स के हिसाब से सॉल्व करे जाते वैसे सॉल्व नहीं किए थे। तो मुझे जो 11 नंबर मिले थे, वो मेरे सिर्फ आंसर्स के लिए मिले थे कि हाँ आंसर ला दिया है, आंसर है, पेपर में आंसर है, बट प्रोसेस गायब है, प्रोसेस का पता ही नहीं है। गायब तो सारे। स्टेप्स गायब है। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस जो था मेरा, वो यहाँ पे मुझे मात दे गया कि मतलब मुझे लगता था कि मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँ, बोर्ड्स तो निकल जाएगा, इसके लिए प्रिपेयर करूँ, बोर्ड्स तो निकल जाएगा, ऐसा था। तो उसके लिए प्रिपेयर करते 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 चीजें इतना मैं सीख चुका था इन टर्म्स ऑफ शॉर्टकट्स, या ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। बोर्ड्स में ऐसे चीजें नहीं चलती। अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, सो यू हैव टू फॉलो अ स्टेप। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, पर्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीके से बोर्ड्स में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। वहां आपको आंसर ला के दे देना इज नॉट अ कि वही आपका, हाँ वो टारगेट नहीं है, राइट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिखाना नहीं कि आपने कैसे सॉल्व करा, आपको आंसर टिक्स करने होंगे। तो शायद ये चीजें थी। और जो 100% एफर्ट वाली बात है कि मैंने बोर्ड्स के लिए शायद 100% एफर्ट्स दिया नहीं, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि एक तरह से ये चीज मेरे साथ सही हुई आगे के लिए। अच्छा। एवरी फेलियर हैज सम लर्निंग, राइट। आप जब फेल करते हो तो आप कुछ लर्न करते हो। तो उसके बाद से मैंने लाइफ में एक ये चीज सीख लिया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो 100% देना ही देना है। कभी ये ना, अब मुझे कैसा लगता था कि यार मैं अगर 100% दे देता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मेरे वो 3 महीने बर्बाद नहीं होते जिसमें मैंने कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर किया, फिर से री एग्जाम दिया, राइट। और री एग्जाम देते वक्त भी क्या फायदा हुआ कि री एग्जाम आप अगर देते हो ना बोर्ड्स में, आप 100 में से 90 नंबर ले आओ, आपको दिया 60 नंबर ही जाएगा, क्योंकि आपको पास करना है फर्स्ट ग्रेड से।
फर्स्ट ग्रेड 60 नंबर पे 60 नंबर पे फर्स्ट ग्रेड कंसिडर किया जाता है। तो मैं कितना भी अच्छा रिजल्ट पेपर लेके आऊं, मुझे मिला उतने मार्क्स, 60 नंबर ही मिले, राइट। तो वो सारी चीजें थी। ये ऐसे मतलब बेसिकली बोलूंगा कि लाइफ में अगर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग जो मैंने लर्न किया इससे। और दूसरी चीज है कि लाइफ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थी कि 100% हमेशा देने का, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वो 100% अगर नहीं दिया तो फिर बाद में रिग्रेट ही रहता है और कुछ नहीं रहता कि भाई मैंने ट्राई नहीं किया, ये चीज हुई नहीं। तो ये दो लर्निंग वो 10th-12th वाले इंसिडेंट से मुझे मिली है। और आई बिलीव कि वो सारी चीजें मैंने अपने फिर कॉलेज टाइम में भी अप्लाई करी और चीजें बेटर रही हैं। उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा है और अभी तक लाइफ सही चल रहा है उसके बाद। बट ऑब्वियसली ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए, बट अगर हो जाए तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड फिर उसके बाद इवन बेटर आओ, मतलब वापस जो कमबैक होता है ना वो इवन बेटर करो और वो लर्निंग को अप्लाई करो। जो भी सीखा है ना ऑब्वियसली उसको अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अब ऐसा है कि फेल होते जा रहे हो, लर्न करते जा रहे हो, आगे अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो उसका भी कोई यूज नहीं है, राइट। सो व्हेनेवर यू फेल एट सम पॉइंट यू लर्न फ्रॉम इट, यू अप्लाई इट इन फ्यूचर एंड यू प्रोसीड, सिंपल। तो 12th में किसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, और एनडीए के लिए कर रहा था, जेडब्ल्यू किसके लिए कर रहा था? हाँ, तो 12th में मेरा मेजर फोकस एनडीए ही था। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा मेजर फोकस एनडीए था, क्योंकि मुझे वो एयरफोर्स वाली लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी। पायलट, फ्लाइट, जहाज उड़ा रहे हैं, एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, तो वो सब बहुत पसंद था, लगता था, अच्छा लगता था। तो फिर मैं बेसिकली एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने तब अटेम्प्ट दिया था। हाँ, 12th में था तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट के एग्जाम्स दिए, सारा कुछ करा। फिर मैं एनडीए का अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए बाहर निकल गया। तो मैं चंडीगढ़ गया था, वहां पे एक मिनर्वा एकेडमी है, तो वहां से मैंने प्रिपेयर किया था अपने एनडीए के लिए। तो फिर वहां से मेरे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लाइक एग्जाम से लेके इंटरव्यूज, जो जितने चीजें इंडिया में होती हैं, राइट। सो वो एक अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इतना बोलूंगा कि अगर कोई इंडियन नहीं भी जाना चाहता ना, बट एक बार एसएसबी के लिए प्रिपेयर करके देखो कि क्या चीजें लगती हैं, क्या चीजें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो। मतलब वो सारी इंटरव्यूज देने के बाद, वो मॉक इंटरव्यूज देने के बाद, मुझे कभी लाइफ में किसी इंटरव्यू से तो डर नहीं लगा है अभी तक, क्योंकि वो जो टफेस्ट इंटरव्यू था मुझे लगता है मैं लाइफ में दे चुका हूँ। उससे सारा कुछ नीचे ही है, उससे टफ नहीं हो सकता कुछ। हाँ, उससे टफ एक ही चीज हो सकता है कि मैं यूपीएससी दे के आईएएस का इंटरव्यू दूं, क्योंकि वो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही लेती है, एसएसबी, राइट। तो वही है, नहीं तो बाकी जो दूसरे इंटरव्यूज है उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस अप रहता है कि भाई हाँ, ऐसे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, ऐसे करा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो एनडीए प्रिपेयर करना और एनडीए की जो जर्नी वो एक अलग ही थी। बट जब एट द एंड उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद वाला फीलिंग भी अलग ही था, राइट। कि आप अब इतना कुछ करा आपने, ना प्रिपरेशन करा, और लिटरली मैं बताऊं, जब मैं 12th में फेल हो गया था, उसके बाद जब मैं कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जितने मैथ्स मैंने उस समय सॉल्व किए, आई डोंट बिलीव पूरे लाइफ टाइम मैंने मैथ्स उतनी सॉल्व करी। मतलब मेरा टारगेट था कि मुझे इस मंथ में 2500 क्वेश्चन सॉल्व करने, 2500 क्वेश्चन में से मतलब मेरा टारगेट में मैं 2300-2400 क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता था, ऐसा था। तो इतने सारी चीजें सॉल्व करना, और उसके साथ साथ एनडीए की सारी मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए के साथ प्रिपरेशन करता था, तो 2500 क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये पढ़ लो वो पढ़ लो, क्योंकि उस समय थोड़ा सा रियलिटी हिट हो गया था, राइट, कि अब यहाँ पे ये हाल है, आगे क्या होगा, करेक्ट। तो ऐसे है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे एनडीए में भी चीजें थिंग्स काम नहीं करी, राइट। जो एसएसबी का प्रोसेस था, तो एसएसबी का प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत टफ भी है एट द सेम टाइम। वो एक ऐसा इंटरव्यू है जो कि 5 दिनों का इंटरव्यू होता है, और उस 5 दिनों के इंटरव्यू में स्क्रीनिंग से लेके मतलब इंटरव्यू से लेके ग्रुप टास्क करने होते हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग नोटिस करते हैं 5 दिनों में। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, राइट। उसके ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं। तो प्रिपरेशन होता कैसे, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल और थियरी, ऐसा प्रैक्टिकल कुछ होता है, फिर अच्छा, ठीक है। प्रोसेस है उससे लेके जा पहले। अच्छा, फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग, बेसिकली एनडीए के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो 12th
12th इज द बेयर मिनिमम, आपको 12th का डिग्री चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए, और 12th पास होने के बाद आप अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हो, और आई थिंक 16.5 से लेके 19.5 तक एज ग्रुप होता है, एज लिमिट 19.5 मैक्स होता है, और 19.5 क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद आप अपना हायर एजुकेशन करो, ग्रेजुएशन वगैरह, और फिर सीडीएस के लिए कॉमन डिफेंस सर्विस ग्रेजुएशन के बाद। बट एनडीए इज बेस्ट, राइट? एनडीए के लिए अगर आपका हो जाता है तो आप सीडीएस तक वेट नहीं करना है, और बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि करना कुछ नहीं, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज 12th पास करो, उसके बाद एनडीए का जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्लियर करना होता है। तो वो आई पर्सनली मैं पूछूं तो वो जेई से भी टफ होता है इन टर्म्स ऑफ सीट्स और जितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। अराउंड ऑलमोस्ट मेरे टाइम पे 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे एनडीए का, 8 लाख, और पूरे साल में सीट्स कितनी है? 540, उसमें से 540 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो एनडीए के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है? तो एक अटेम्प्ट होता है आपका जस्ट 12th के टाइम पे, जब आप 12th क्रॉस करते हो, पास करते हो, और एक अटेम्प्ट होता है आई गेस सितंबर या अक्टूबर में। साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं। तो हर अब कट ऑफ होता है, एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है टोटल, 900 में से 300 मार्क्स आपका मैथ्स, 600 मार्क्स आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट तक आपको जाना है तो मैथ्स क्लियर करना जरूरी है। पहले मैथ्स का पेपर चेक होगा, अगर आप मैथ्स में फेल हो गए आगे का पेपर चेक होगा ही नहीं। ऐसा आप सोचोगे कि मैथ्स में जैसे तैसे निकाल लूं, जनरल एबिलिटी में फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो मैथ्स का कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी अगला पेपर चेक होता है, ऐसा है। तो उसके बाद फिर मैथ्स का भी जैसे 300 में से हो सकता है कि 120 कट ऑफ है मैथ्स का, 120 मार्क्स लाओ, मैथ्स क्लियर आपका। और जनरल एबिलिटी फिर 600 मार्क्स का है, उसमें से 200 नंबर ले आओ, 200-250 नंबर ले आओ जनरल एबिलिटी, तो इन टोटल देखोगे तो ऑलमोस्ट 350-360 मार्क्स बन जाएंगे। और एनडीए का 900 में से मेरे टाइम तक कट ऑफ गया था मैक्स 336, 333, 330, इतना कट ऑफ होता है, 33% के आसपास कट ऑफ होता है। मतलब हार्ड भी होता है बहुत ज्यादा। हाँ, पेपर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेई, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट इक्वल टू जेई। उसको पढ़ने का तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके हैं, पेपर सॉल्व करने का तरीका है, वो सारी चीजें लर्न करनी होती है और उस हिसाब से स्मार्टली एग्जाम देना होता है, बस वो है। फिर आप रिटन क्लियर करते हो तो आपको एक कॉल आता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जो कि सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? द बेस्ट लर्निंग यू विल गेट ओवर देयर इटसेल्फ, एसएसबी इंटरव्यू में। तो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का होता है। फर्स्ट डे से स्टार्ट करें तो फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग होती है, पिक्चर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, स्टोरीज बनानी होती है, और वो इंटेंट देखते हैं आपका कि वो स्टोरीज आप कितने पॉजिटिवली बना रहे हो, यू नो, आपका सोच कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव इमेज को भी देख के एक पॉजिटिव स्टोरी आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मींस यू हैव अ पॉजिटिव थॉट, राइट? तो वो एग्जांपल कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या बोला जाता है? तो जैसे मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन था जैसे कि अब एक लेडी है, ठीक है, वो एक बेड के पास रो रही है, ठीक है, सामने एक बॉडी पड़ी है और एक बंदा पीछे है जो हाथ में चाकू लेके खड़ा है। तो अब आपको इस पे स्टोरी बनानी है। तो एक कोई भी जनरल बंदा क्या बोलेगा कि हाँ वो बंदा था, उसने उसको मार दिया, हो सकता है वो लेडी की कोई रिलेटिव या हस्बैंड या बाप या कुछ भी हो सकता है, राइट? फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो लेडी उसके लिए रो रही है। बट अब डिफरेंट अप्रोच देखे तो मे बी कुछ और भी अप्रोच हो सकता है, राइट? कि अब हाथ में चाकू है तो उस बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि चाकू में ब्लड है या नहीं है, या ऐसी नॉर्मल चाकू, क्योंकि लोग जैसे चाकू देखेंगे साइकोलॉजिकली हिट करेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मार दिया गया। अब उसमें ब्लड है ही नहीं, चाकू में ब्लड लगा ही नहीं है, वो लेडी रो रही। मे भी हो सकता है वो बंदा किचन में था, किचन में से काम करके आया हो, वो लेडी के फादर थे, वो अचानक से उनकी हार्ट अटैक है, किसी चीज से डेथ हो गई, सिंपल। वो चाकू लेके किचन से आ गया, वो लेके खड़ा है, सिंपल एज दैट, राइट? स्टोरीज ही बनानी है ना, आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, बट वो माइनर चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर चाकू पे ब्लड लगा है फिर स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी, राइट? फिर डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो ब्लड नहीं है वहां पे तो वहां पे ऐसी चेक होता है कि ये छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करते हो या नहीं, और उसको अपने स्टोरीज में मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं, ऐसा, ठीक है? तो ये सिंपल चीजें होती है। ऐसी ही स्टोरीज बहुत सारी क्रिएट और थोड़ी ब्लर होती है ताकि अपना दिमाग आप खर्च कर सको कि ये क्या हो सकता है, जो इमेजेस होते हैं ये होता है। फिर स्क्रीनिंग में भी मैक्सिमम बच्चे चढ़ जाते हैं। अगर एक बार में
450 बच्चे गए, समझ लो 300 बच्चे तक छाड़ दिए जाते हैं, 300-320 बच्चे, कुछ 100-110 बच्चे बच जाते, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो आगे जाके आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जाना होगा। साइकोलॉजिक टेस्ट लेने के लिए एक अलग सर होंगे जो आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब सारी चीजों के रिलेटेड, ठीक है। आप जहां तक सोच सकते हो ना, जैसे कि अब एक बंदा है 17 साल का, वो गया है वहां पे, ठीक है, वो सर आएंगे, सिंपल कंधे पे हाथ रखेंगे, और बेटा कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में, हाँ क्या क्या करा है, क्या नहीं करा है, और उसके बाद गर्लफ्रेंड है या नहीं, एकदम ऐसी बेसिक चीजें पूछेंगे जो लगेगा कि यार ये तो दोस्त की तरह पूछ रहे, और 1-2 दिन एकदम ऐसे ही आपको ढालते जाएंगे अपने साथ, ऐसे इन्वॉल्व कर लेंगे वो सर, लगेगा कि ये हमारा दोस्त ही है, ये सर नहीं है, हमारे दोस्त है। और फिर वो देखते हैं कि ये बंदा साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। कोई सिचुएशंस आ गए, जैसे कि पूछ देंगे कि अगर मान लो कि आपके फैमिली में ऐसे हो जाता है, ये डेथ हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, फिर आप कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे, तो देखते हैं कि साइकोलॉजिकली बंदा कितना स्ट्रांग है, कैसे सोच रहा है। तो मेनली उनका वही टेस्ट करने का तरीका होता है। और फिर होता है ग्रुप टास्क, जिसमें आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें आपको डिबेट्स में हिस्सा लेना है, ठीक है। और बहुत सारे डिबेट्स के बाद मतलब सेल्फ टॉपिक दिए जाते हैं, जिसपे एटलीस्ट 2 मिनट 2.5 मिनट बात करना होता है इंडिविजुअल टॉपिक्स पे। और फिर उसके बाद ग्रुप टास्क में बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं कि मतलब ब्रिज टूट गया है, आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, आप कैसे ब्रिज को क्रॉस करोगे रिसोर्सेज को यूज करके। तो ये सारी चीजें, तो वहां पे आपकी लीडरशिप चेक की जाती है कि पूरे टीम का लीडरशिप आपने लिया है, आप बता रहे हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप आइडियाज दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली ग्रुप टास्क में ये चेक किया जाता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आप कितने प्रोएक्टिवली काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट। और फिर एंड ऑफ द टाइम में आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहां पे आपके बारे में पूछेंगे, बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में अब आते हैं थोड़े सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस, कि माइंड वो एंड ऑफ द डे एट द एंड तक चेक करता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में कैसा सोच सकते हैं, राइट। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जैसे अगर आईओ आगे बैठा है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, राइट, वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आपकी एक सिस्टर है, राइट, मुझे आपकी सिस्टर से शादी करना है, आप क्या करने दोगे। अब कोई बंदा सेंटी होके बोलेगा, आप सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, राइट। वो इंटेंट चेक करते हैं। अब आप उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे देते हो, कि अगर किसी ने, सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, आप उसको पॉजिटिवली कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इससे वर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मतलब वो काफी वर्स्ट होते हैं। वो जो जाएगा, हाँ, वो वही एक्सपीरियंस करेगा जो जा रहा है वहां पे, ठीक है। बट काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे आप घर में हो, आप जैसे एक नाव में हो, नाव में जा रहे हो, नाव पलटती है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, और आपकी होने वाली बीवी है। नाव पलट चुकी है, स्विमिंग आपको ही आती है सिर्फ, और जो बस्ती है वो थोड़ी दूर है, वहां से जब तक लोग आएंगे तब तक हो सकता है डूब जाए, डेथ हो जाए किसी की। आप किसको बचाओगे पहले। सिंपल राइट। अब वहां पे जो बंदा होगा वो सेंटी होके बोलेगा कि मैं अपनी माँ को बचाऊंगा, कि माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, या मैं अपनी बीवी को बचाऊंगा होने वाली, राइट। बट ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप वहां गए हो, वहां ये सोचे कि लाइफ इज इक्वल टू एवरीबॉडी, राइट। तो जो आपके सबसे नियरेस्ट है, जिसको आप सबसे पहले बचा सकते हो, उसको बचाओ, क्योंकि लाइफ सबके लिए उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ऐसे आंसर्स होने चाहिए जो थोड़े हटके हो, और जिसका एक, अगर कोई आप आंसर दे रहे हो तो उसको आप डिफेंड कर सके कि हाँ मैं इसलिए ये चीज करूंगा। ये सारी चीजें देखते हैं। और ये पूरे प्रोसेस होने के बाद 5 दिन का, फिर एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट सुनाए जाते हैं कि भाई किसका हो गया है, किसका नहीं हुआ है। तो वहां से वो 120 बच्चों में से आई गेस हाफ से ज्यादा छट जाते हैं, कुछ 30-40 बच्चे आगे जाते हैं, उससे भी कम, इवन उससे भी कम। मतलब कभी कभी तो इतना वर्स्ट हो जाता है कि 12 बच्चे 13 बच्चे ऐसे आगे। सी, डिफेंस में ऑफिसर्स रैंक के लिए बहुत पोस्ट खाली है, बट वो लेते नहीं है। यू हैव टू बी द 20, यू कांट बी 19, यू कांट बी 21, आपको 20 ही होना पड़ेगा परफेक्ट, तभी वो लेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप जाओगे तो आगे आपका मेडिकल होगा। मेडिकली आपको चेक किया जाएगा, कंप्लीट मेडिकल टेस्ट फ्रॉम हेड टू टो कंप्लीटली चेक होता है। वहां से क्लियरेंस मिल जाए तो फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स एनडीए को चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल सारे उसको सबमिट करो एनडीए में जाके वहां पे, एंड फिर उसके बाद आप एनडीए ज्वाइन कर सकते।
तो ये इतना लंबा प्रोसेस। तो बेसिकली मेरा जो था वो मेडिकल टर्म्स में जो होता है, जैसे कि अभी ये जो इंजरी है मेरी, राइट, लोअर बैक इंजरी, मैं उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। तो मेडिकली अनफिट होना, राइट, पहले तो इंटरव्यू में ही पहली बार में क्लियर हो गया था, और दूसरी बात में ये मेडिकल टर्म्स में सारी चीजें ये हो गई थी, क्योंकि आई वाज नॉट फिट, एंड इफ यू आर नॉट फिट यू वोंट बी एबल टू, सिंपल ऐसा। तो यही सारी चीजें, और बाकी उसमें कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहां पे 100% दिया था अपना, मैंने दिया, चीजें वर्क नहीं की तो नहीं हो पाए, राइट। इन फ्यूचर भी हमारे पास है, राइट, अपॉर्चुनिटीज है, हम कर सकते हैं, हम इन फ्यूचर ट्राई करेंगे, राइट। नहीं तो नहीं हुई कोई बात नहीं, हमने अपना 100% दिया, सिंपल, बस। तो ये सारी चीजें। तो फिर जैसे एनडीए में नहीं हुआ, फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था कि इतना के 1 साल ड्रॉप लेके एंड देन राइट, नहीं कर रही है चीजें, और जो चीजें काम नहीं कर रही उसका रीजन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा भी नहीं कि जिसको करेक्ट। कर सकती है अपने कंट्रोल में है उसको कुछ कर सकते हैं, जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल, उसका फिर रिएक्शन क्या था और फिर क्या सोचा था आगे? घर वालों का यही था कि जैसे मैंने बोला कि 12th के बाद से अब मैंने 100% दिया था, राइट। तो घर वाले थे कि चलो ठीक है, मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 100% दिया, करेक्ट। अब ग्रेजुएशन तो करना है, क्योंकि डिग्री तो चाहिए ना। तो पहले मैं बताऊं, पहले मैंने इग्नू में एडमिशन लिया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेरा प्लान था कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूंगा और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूंगा, सेम बिहारी मेंटालिटी, वो आईएएस आईपीएस वाला, कि यूपीएससी के लिए अभी से प्रिपेयर कर दूं। तो मैंने सोचा था कि यही करूंगा, बट फिर अब डिग्री चाहिए मेरे, जैसे मेरा भैया है, राइट। तो फिर यहाँ पे भी उन्होंने हेल्प किया। तो मेरे भैया ने बोला कि जब डिग्री चाहिए तो वो क्यों नहीं करता जहां तेरा इंटरेस्ट है। और ये मेरा इंटरेस्ट भैया ने आइडेंटिफाई कैसे करा था, एनडीए के टाइम पे जो भी फिजिकल एक्टिविटीज मैं करता था वो करता था खुद को फिट रखने के लिए। फिर जब मैं जिम जाना स्टार्ट करा मैंने, क्योंकि अब मैं बताता हूँ, पहले वो बीइंग अ चबी गाय, बचपन से खाते पीते घर का, राइट। और फिर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने, फ्रॉम चबी टू फिट, जो बोल सकते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब मैंने जिम जाना शुरू किया ना, तो जिम जाते वक्त मतलब जिम ऐसा हो गया था कि अगर मुझे 5 बजे जिम जाना है, 4:30 बजे मेरी कॉफी रेडी, खुद से बना के कॉफी वगैरह पी लिया, अब जिम जाना है। कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, ठंड आ जाए, गर्मी आ जाए, कोई मैटर नहीं, 5 बजे जिम जाना है तो जिम जाना है। अगर किसी कारण मिस हो गया, रात को 9 बजे जाएंगे, जिम जाएंगे, ऐसा था, जिम नहीं छोड़ना। और मैं घर पे आके मतलब वो सारी चीजों की बात करता था कि ये करोगे तो ऐसे होगा, वो करोगे तो वैसे होगा, ये सारी एक्सरसाइजेस ऐसे हेल्प करती है, वैसे हेल्प करती है। जैसे हाँ, अपना लोग भी पूछते हैं। और मैं किया। राइट, और मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैं जिम जाना शुरू किया था मैंने, तो मेरी एज कुछ अराउंड 18 ईयर्स थी, 18 साल का था मैं, 18 साल का। तो 18 साल की एज में 19 साल, 18-19 का था, तो मैं अपने एज से बड़ा दिखता था वो जिम की वजह से, ठीक है। तो जैसे उस टाइम कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के आते थे, वो अच्छा भैया ये कैसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था यार इसमें कुछ तो बात है, राइट, लोग इतना इज्जत दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जिम जिम तो है, जिम में कुछ बात है, ठीक है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि ये एक्सरसाइज करने पे क्या होगा, ये एक्सरसाइज करने पे क्या होगा, राइट। तो वो शायद चीजें मेरे भैया ने भी नोटिस करी कि मैं कितना पंक्चुअल हूँ, कितना पर्टिकुलर हूँ कि भाई जिम जाना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मैंने भैया ने बोला, और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी रहा है, स्पोर्ट्स इन द सेंस मैंने काफी स्पोर्ट्स खेले। जैसे जब तक मैं अपने होम टाउन में था मैंने क्रिकेट खेला है, और अपने एज ग्रुप से बड़े के साथ खेला है हमेशा, ठीक है। और इतना था कि मेरा कोच मुझे घर पे आता था ले जाने के लिए कि नहीं तू चल, तेरे खेलना है। एक टाइम ऐसा भी था कि मतलब खेलता था उस समय में अच्छा खासा। और फिर आगे जब कोलकाता गया तो मैंने क्रिकेट से बास्केटबॉल में स्विच कर लिया। तो बास्केटबॉल का मुझे बी भी नहीं आता था, और 3 महीने में मैंने इतना खेला बास्केटबॉल, इतना प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि घर के हॉल में, जो हमारा डाइनिंग हॉल होता है, घर का जो हॉल होता है, उसके अंदर मैं बास्केटबॉल लेके लगा रहता था। मेरी मम्मी रोज बोलती थी मुझे, रोज, बट कभी नहीं, लगा रहता था, कुर्सियां तोड़ी, कभी कुछ तोड़ा, कभी कुछ तोड़ा, बट लगा हुआ हूँ, बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, कैसे करते हैं कैसे नहीं। 3 महीने के अंदर स्कूल में कंपटीशन हुआ था, तो उस कंपटीशन का बेस्ट प्लेयर, मतलब हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है। और हमारे स्कूल का एक
बेस्ट प्लेयर था नॉर्थ ईस्ट का, तो 1-on-1 चैलेंज में था कि जो इसको टैप कर देगा, मतलब इसको बास्केट कर से रोक देगा, राइट? तो मतलब ऐसा होता था कि लोग उसको समझते थे ना कि तुम बड़े हो गए भाई, कि इसने इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, ये ऐसा कर। तो वो सारी चीजें मैंने कर दी थी, वो जो टैप मारना हो गया या बास्केट करना हो गया, तो यहाँ से करते करते बास्केटबॉल में इंटरेस्ट हुआ। फिर एनबीए के कुछ ट्रायल्स भी हुए थे, जूनियर ट्रायल्स, वो भी मैंने दिए थे, 1-2 राउंड तक क्लियर हुआ था, बट वहां पे मतलब थोड़ा सा मैं स्किल्स में लैग कर रहा था, क्योंकि अभी नया नया सीखा था ना, और वो बंदे वैसे थे जो बचपन से खेलते आ रहे। तो ये काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। बैडमिंटन भी खेला है मैंने, तो कॉलेज टाइम में तो खेला ही है जितना तूने देखा है, और फिर उसके बाद सोसाइटीज वगैरह में, और एक अच्छा ठीक ठाक बैडमिंटन खेला है, बास्केटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, कोलकाता में रह के फुटबॉल सीख गया, फुटबॉल खेलना सीख गया, राइट? तो मल्टीपल स्पोर्ट्स आते थे खेलना, ऐसा नहीं है कि नील है, आते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसा है। तो वो सारा बैकग्राउंड देखते हो, क्योंकि ठंड आए तो पहले मैं शाम को जिम जाता था 6 बजे, फिर आके पढ़ाई वढ़ाई करके फिर रात को 10 बजे से हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, 10 से 11, साढ़े 11 तक रात को। तो ये सारी चीजें देख के फिर भैया ने बोला कि ठीक है चलो अभी ना कुछ अपने इंटरेस्ट का कर, जब तेरा इंटरेस्ट ही स्पोर्ट्स में है, इन सारी चीजों में तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को ये सारी चीजें करना, तो क्यों नहीं तू इन सारी चीजों में जाता है, इसके बारे में पढ़ाई करता है ये वो। तो पर्सनली बताऊं तो मेरे भैया ने ही ये डिग्री ढूंढी थी, जो डिग्री हमने की है, राइट? तो ये मेरे भैया ने ही ढूंढी थी कि ये एक ऐसा डिग्री है, ये तू कर सकता है, ठीक है। और बैक देन उस समय यही था कि 2 ही कॉलेजेस थी, डीवाई पाटिल थी और मणिपाल था, जिसमें हम ये कर सकते। तो सिंपल फिर हमने ये डिग्री करने का सोचा, और फिर उसके बाद भैया ने बोला कि ट्राई कर इसमें, मानो इनरोल कर खुद को, इनरोल करा। फिर डीवाई पाटिल सेलेक्ट करा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें लगा कि जैसे कि तूने अपने पहले ही एपिसोड में बता रखा है कि, और आदित्य ने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हम लोग को भी लगा कि भाई स्टेडियम है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, चीजें बहुत बेटर होंगी, और मणिपाल थोड़ा दूर भी था कंपैरेटिवली, तो लगा कि चलो ठीक है मुंबई जाते हैं, वहीं से पढ़ाई करेंगे। मुंबई जैसी जगह है तो ऐसा लगता है मुंबई हाँ, मुंबई जैसी जगह है, मुंबई जैसी जगह है। तो फिर वहां से वही है कि, और फिर एक और ट्रांजिशन लाइफ ने लिया, फिर कोलकाता से मुंबई, तो फिर उसके बाद मुंबई वहां से आना हो गया कि चलो ठीक है अब स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस की पढ़ाई करते हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज को परस्यू करते हैं। और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे तूने अपने फर्स्ट एपिसोड में बढ़ाया, पेरेंट्स को कन्विंस करना, बट हाँ मेरे केस में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये था कि मेरा भाई था, मेरे भैया ने मेरे पेरेंट्स को समझाया, मेरे से जितना हो सका मैंने बताया कि हाँ एक्चुअली ये है क्या, किसी को समझ में नहीं आता कि भाई कर क्या रहा है, राइट? तो फिर धीरे धीरे समझाया, करा, और फिर उसके बाद वहां से फिर मुंबई की जर्नी शुरू हो गई, हम कोलकाता से फिर मुंबई शिफ्ट हो गए, बस यही सारी चीजें। और मुंबई ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, और जितने भी चीजें हैं, मेन है प्रायोरिटीज, अगर आप कोई भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो ऐसा है, और जो हमारा फील्ड है, जो पर्टिकुलरली हमारे फील्ड में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को डिफाइन करके आओ कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है, साइंस है, पढ़ना पड़ेगा, तो उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और आगे फील्ड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब हम जैसे अभी काम कर रहे हैं, जैसे अब साई दिल्ली में मैं हूँ, तो यहाँ पे चीजें पता चल रही है कि मतलब कोचेस के साथ थोड़ा रैपो बनाना जरूरी है, उनको भी लर्निंग देना जरूरी है कि ये चीजें ऐसे काम करती है, वो चीजें वैसे काम करती है, तब कोचेस समझते हैं, जब वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो वो भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है अप्लाई करना, राइट? तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप है अभी फिलहाल, धीरे धीरे सही हो जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, साई हो गया, जेएसडब्ल्यू है, रिलायंस है, एचएन रिलायंस है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, फुटबॉल क्लब्स, हॉकी क्लब्स, क्रिकेट क्लब्स, कितने सारे। तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, आपको कम से ही शुरू करना पड़ता, तभी आप आगे जाओगे, राइट? तो वो सारी चीजें, तो ये अपना फील्ड है, और अच्छा फील्ड है, आगे जाके काफी ग्रोथ है इसमें इन फ्यूचर, ठीक है। और बाकी जो आ रहा है भाई, अपने इंटरेस्ट से ही आओ, इंटरेस्ट हो तभी आओ, नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट आओगे, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा आप अपने इंटरेस्ट की चीजें कर लो, सिंपल। और ओवरऑल मुंबई वाज गुड, वेरी वेरी गुड बोलूंगा। अभी डिग्री लेना है तो देखते हैं, एक और बार मुंबई जाना होगा जरूर, जाके डिग्री। और डीवाई पाटिल स्पेसिफिकली, जो कॉलेज वाले दे नहीं रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर डीवाई पाटिल के बारे में बात करें तो जितना प्रॉमिस किया था ऑब्वियसली उतना तो नहीं था, बट ठीक था, मतलब नॉट दैट बैड, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, ठीक था। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता था, बट वो सारी चीजें आई होप कि डिपार्टमेंट वाले भी सही करेंगे, राइट? धीरे धीरे काम करेंगे उस पे। और ओवरऑल टीचर्स वगैरह अच्छे थे, जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स के टीचर थे वो उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया,
और बाकी कभी ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ कि ये ऐसे कर दिया वो ऐसे कर दिया, चीजें सही से चली हैं। और थोड़े से और क्या है, अभी डिपार्टमेंट नया है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे और डिपार्टमेंट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे चीजें सही हो जाएंगी। और डीवाई यूनिफॉर्मिटी और पाटिल, हाँ बेसिकली, और डीवाई पाटिल ऑन एन एवरेज ओवरऑल ओके, ठीक है, कॉलेज ठीक है, नॉट दैट बैड। आई डोंट नो अबाउट मणिपाल, मैं तो अब तो काफी सारे कॉलेजेस आ गए, तो भाई अच्छे से काउंसलिंग कर लो, अच्छे से देख लो कौन सा कॉलेज कैसा बेटर है, क्या है, और फिर ही जाओ, राइट। अब तो ऑप्शंस एग्जैक्टली। काफी ज्यादा आ गए हैं, तो हमारे टाइम पे वैसे 2 ही ऑप्शन थे। हमारे टाइम पे 2 ही ऑप्शंस थे, तो हमें तो भाई जो लगता था कि ये नजदीक है, मुंबई है, चलो चल लेते, पढ़ बस लेते, चलो। पढ़ाई अपना स्टेडियम है, ये सारी चीजें हैं, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, बस इसके बेसिस पे हम चले गए। बट नहीं, अभी अच्छे से काउंसलिंग करके, हो सके तो विजिट करके, देख के करके फिर करो चीजें। और बाकी ओवरऑल पढ़ना है, मेहनत खुद की है, प्रोफेसर्स के भरोसे नहीं रह सकते, खुद से पढ़ो, खुद से प्रिपेयर करो, एग्जाम्स दो, क्लियर करो, सब डिग्री लो, कुछ। सिंपल सिंपल सिंपल, डिग्री लो और वापस आ जाओ। बाकी फिर आपका तो जॉब जॉब है, और एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ तो एंजॉय के लिए है। बस बस भाई है। तो यही तो सब है, wrap up करते हैं इसको। बस। चल ठीक है, थैंक यू सो मच अनिकेत, शो पे आने। थैंक यू वेरी मच। आई होप आगे भी और एपिसोड्स करेंगे। करेंगे करेंगे जरूर, डेफिनेटली। ठीक है। चलो थैंक यू। ओके, थैंक यू।